4 कर चुके हैं। आइए जी 5वें न्यूमेरिकल पे। किस सफ़े पे पड़ी हुई है लाश? ये आ गया जी 5वां, जहांगीर अली, लेक्चर नंबर 92। चले जी, वही ब्ला 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 चल रहा है और वही ब्ला 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 रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सेल्स टैक्स वही 18% ऑल फिगर्स एक्सक्लूसिव। चलिए जी, जब भी आपको सेल टैक्स का सवाल नजर आए सबसे पहले आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप फॉर्मेट बनाएंगे। तो आइए जी फॉर्मेट बनाते हैं। जहांगीर अली, JA अस्तगफिरुल्लाह, सेल्स अस्तगफिरुल्लाह। कैसे कैसे मार्कर मार्केट में आ रहे हैं, जैसे जैसे स्टूडेंट्स मार्केट में आ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। वो सर उनसे कहो कि मार्कर ही को दे दें अच्छा था। सेल्स टैक्स लाया बिल्ली टी, और टैक्स पीरियड है जी फरवरी 2017। वर्किंग वन किस चीज की होगी? इनपुट टैक्स, और वर्किंग 1.1 किसकी होगी? इनपुट टैक्स फिक्स्ड एसेट्स की। ऐसे ही है सर, गुफ्तगू से परहेज प्लीज। वर्किंग 2 होगी। अच्छा, अब इसमें भी शुरू हो गया है। अच्छा, ये जगह का मसला है। बेशक 60,000 वाला माइक ले आओ, ये जगह ही ऐसी है। वो नहीं आया हमारा 302 वाला दोस्त, आ गया तभी मैं, कोई आवाज ना जानी बेचानी लग रही है, तभी आया ना तो शुरू हो गया मसले। 4 दिन आवाज नहीं आई, ये सब तुम्हारी वजह से है। फिक्स्ड एसेट्स, टैक्सेबल सेल्स, एक्सपोर्ट्स या जीरो रेटेड, एग्जेम्प्ट। आ जाए जी इधर। वर्किंग 3, टैक्सेबल सेल्स, अनरजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड। ठीक हो गया सर? आइए सर, अब डेटा को सिर्फ फॉर्मेट में फेंकना है। टैक्सेबल गुड्स एक्सपोर्टेड टू कतर, ये क्या चीज है सर? व्हाट इज दिस? अच्छा, एक्सपोर्ट कतर पाकिस्तान से बाहर है आजकल? जी बिल्कुल जी, आजकल पाकिस्तान से बाहर है। 1 लाख रुपया, तो वर्किंग 2 में लिखेंगे आप 1 लाख रुपया। ठीक है सर? ओके। फिर है जी टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर, 7.5 लाख। ये देखें, टैक्सेबल गुड्स 7.5 लाख, इनर कॉलम में लिखेंगे वर्किंग 3 में। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड 5.5 लाख, इधर लिखेंगे। और आखिर में है जी एग्जेम्प्ट गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर। एग्जेम्प्ट चीजें हैं तो बस ठीक है, रजिस्टर्ड को जाए अनरजिस्टर्ड को जाए, है तो एग्जेम्प्ट ही। ओके, तो इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रजिस्टर्ड लोगों को गई या अनरजिस्टर्ड लोगों को गई, बहरहाल एग्जेम्प्ट थी तो ये वर्किंग 2 में आएंगी। ऑल ओके? आगे चलते हैं। टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, रजिस्टर्ड सप्लायर्स से चीजें खरीदी 3 मिलियन की, इधर आ जाए। फ्रॉम रजिस्टर्ड 3 मिलियन, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ना जरा आपका 1 आधा मिनट चाहिए, जरा बोर्ड पे देखिएगा। मैंने पैकिंग मटेरियल रजिस्टर्ड लोगों से खरीदा जी, इस पे मैंने सेल टैक्स पे किया होगा, बिल्कुल पे किया होगा। लेकिन यहां पे वो कहता है टैक्सेबल के लिए 2 लाख का खरीदा, एग्जेम्प्ट के लिए 60,000 का खरीदा। ऐसे ही है। सवाल मेरा आपसे ये है कि हम वर्किंग 1 के अंदर जो इनपुट लिखते हैं वो इनपुट वो वाला होता है जो कि टैक्सेबल, एक्सपोर्ट्स और एग्जेम्प्ट सबके लिए होता है, ऐसे ही है। और फिर हम वर्किंग 2 में ला के उसको अपोर्शन करते हैं। अगर वो सवाल में हमें खुद ही बता दे कि ये वाला इनपुट लोकल टैक्सेबल के लिए है, ये वाला इनपुट एक्सपोर्ट्स के लिए है और ये वाला एग्जेम्प्ट के लिए, खुद ही बता दे, तो क्या मुझे अपोर्शन करना पड़ेगा? फिर मुझे नहीं करना पड़ेगा। ये बात सबको समझ आई है? मैं वर्किंग 2 इसलिए बनाता हूं क्योंकि मुझे पता ही नहीं होता कि इनपुट किसके लिए। जैसे कि ये 3 मिलियन, ये किसके लिए आया पता है आपको? नहीं पता आपको?
ये तीनों के लिए ही होगा, तो हम फिर अपोर्शन करते हैं। लेकिन जब वो हमें खुद ही बता दे, कि जी ये टैक्सेबल के लिए है और ये एग्जाम के लिए है, तो क्या ये लॉजिकल बात होगी कि मैं इसको वर्किंग टू में ले जाके तो अपोर्शन करने बैठ जाऊं? ये बिल्कुल इलॉजिकल बात होगी। तो सर सवालों में ना वो अक्सर आपको खुद से बता देगा कि ये वाले जो इनपुट्स हैं ये टैक्सेबल के लिए हैं या एग्जेम्प्ट के लिए हैं। उनको फिर आपने साइड पे कर देना है, उसको वर्किंग वन में नहीं लेके आना। वर्किंग वन में सिर्फ वो इनपुट्स आएंगे जो सबके लिए होंगे, जिसके बारे में पता ही कुछ नहीं होगा। इनका क्या करेंगे ये मैं भी आपको थोड़ी देर में बता देता हूं। तो फिलहाल इसको साइड पे रख दें, क्योंकि ये स्पेसिफिक है, ये कॉमन नहीं है। 3 मिलियन कॉमन है, सबके लिए है, ये स्पेसिफिक है, इनको साइड पे रखो। पहले जो अब्बा जी चिप्स का डब्बा इकट्ठा लेकर आए हैं, पहले उसको पोर्शन करो, फिर ये जो स्पेसिफिक चीजें आई है ना, ये बाद में सबको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ओके, तो 3 मिलियन के चिप्स अब्बा जी ले आए सबके लिए इकट्ठे, ये तीनों में बांटने पड़ेंगे। 3 बच्चे हैं ना, टैक्सेबल, एक्सपोर्ट और एग्जाम, इसमें बांटने पड़ेंगे। लेकिन ये डब्बा ये सिर्फ एग्जाम्प्ट वाले के लिए है, ये डब्बा लोकल, टैक्सेबल और एक्सपोर्ट्स दोनों के लिए है, इसको बाद में बांटेंगे। इसको सब में मिला के ना बांटो। बात समझ आ रही है? तो इसको बाद में देखते हैं। रजिस्टर्ड लोगों से एग्जाम चीजें आई, कुछ भी नहीं करना, एग्जाम चीजें हैं भाई, ठीक है, मान ली बात, बंदे रजिस्टर्ड थे, चीजें तो एग्जाम थी ना, इन पर टैक्स ही कोई नहीं है, फारिग करें। और टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम अनरजिस्टर्ड 95,000, इस पे भी कुछ नहीं करना, क्योंकि यहां पे लोग अनरजिस्टर्ड हैं। तो चीजें एग्जाम्प्ट हो या लोग अनरजिस्टर्ड हो, दोनों सूरतों में इनपुट टैक्स नहीं होगा। मानते हैं इस बात को? ओके, ले सर, यहां तक चेहरा तो मुकम्मल हुआ। आइए किरदार पे चलते हैं। सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स टू रजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड, बात हो रही है 7.5 लाख की, ये जो वर्किंग 3 में पड़ा हुआ है। इसमें शामिल है 2 लाख सप्लाई टू एन एसोसिएटेड कंपनी। ओ कुछ याद आया? एसोसिएटेड कंपनी को आपने 25% डिस्काउंट पे चीजें दे दी, जबकि नॉर्मल डिस्काउंट कितना है? नॉर्मल डिस्काउंट है सिर्फ और सिर्फ 10%। ऐसे ही है। तो सर अब सवाल मेरा ये है कि अगर हम एसोसिएटेड कंपनीज को चीजें सेल कर दें तो उस सूरत में क्या होगा? हम वैल्यू सप्लाई क्या लेते हैं? ओपन मार्केट प्राइस, याद है? हाँ, नॉर्मल डिस्काउंट अगर 10% है तो नॉर्मली तो चले ठीक है जी, नॉर्मली तो इजाजत है, याद है? ट्रेड डिस्काउंट नॉर्मल वाला अलाउ होता है, लेकिन ये स्पेशल वाला अलाउ नहीं होगा। 2 लाख आफ्टर 25% डिस्काउंट है, मैं 10% डिस्काउंट पे जाना चाहता हूं। सर मुश्किल वर्किंग कुछ ऐसे बनेगी, कोई अमाउंट होगी, उसमें से 25% डिस्काउंट माइनस होगा तो कितना आएगा? 2 लाख, ऐसे ही है। अच्छा, ये बनेगा 0.75, 2 लाख। तो सर अगर मैं 2 लाख को 0.75 से डिवाइड करूं तो क्या आंसर आता है? 1.5 लाख। माशाल्लाह, डिस्काउंट से पहले 1.5 लाख, डिस्काउंट के बाद 2 लाख। ये डिस्काउंट कस्टमर ने दिया कि अजीब आदमी है, दुकानदार ने दिया? ओके, मुझे कितना डिस्काउंट अलाउ है? 10%। इसको 0.9 से मल्टीप्लाई कर दूं, बताइए। 2,40,000, ऐसे ही है। इसका मतलब है कि 10% डिस्काउंट अलाउ हो सकता है, ये नहीं हो सकता। मेरी सेल में 2 लाख पड़ा हुआ है, तो मुझे यहां से 2 लाख माइनस करना पड़ेगा। ओके, और मैंने बताया था आई कैप क्या करता है? आई कैप 2 लाख माइनस करके अलग से एक लाइन लिखता है, सेल टू एसोसिएटेड कंपनी। और इसको आप कितना लिखेंगे? मेरे ख्याल में ये चेक करें जरा, इसको ऐसे देखें, मैं डायरेक्ट काम करने लगा हूं। 2,75,000 पे पड़ा हुआ है और मुझे इसको कहां पे पहुंचाना है? 100 पे। 100 से फिर 90 और डायरेक्ट ही 90 पे पहुंचा देते हैं। तो क्या आंसर फिर भी ये नहीं आ रहा? तो इतना सारा काम करने के बावजूद भी मेरे ख्याल में बेहतर है कि हम डायरेक्ट काम ही कर लें। ठीक हो गया? वो सही है। वो ब्रूस, सब अच्छा है ब्रूस। चलिए जी आगे चलते हैं। टैक्सेबल गुड्स टू अनरजिस्टर्ड कस्टमर्स इंक्लूड गुड्स वर्थ ₹2 लाख सोल्ड टू कॉटन इंडस्ट्री इन बेला। तो ये बेला किधर है? दिस नॉट बेला चाओ, ये कुछ और है। हाँ जी, क्या मतलब बेला? ये बेला किधर है?
पता नहीं, इंडोनेशिया में शायद होगा। द रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड टू एजुकेशन, जोब, ये जोब किधर है? ये अफ्रीका में होगा कहीं। सर जी ये दोनों इलाके पाकिस्तान में मौजूद हैं, और एक बात याद रखिएगा कि आपने 2 लाख की चीज़ें कॉटेज इंडस्ट्री को बेच दी। क्या कॉटेज इंडस्ट्री लायबल टू बी रजिस्टर्ड है? नहीं। और आपको ये बात बताई थी कि फर्दर टैक्स उस सेल पे लगता है, उन लोगों को सेल पे लगता है जिन लोगों का रजिस्टर होना बनता है लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं है। ऐसे ही है। तो मेरे भाई अगर कॉटेज इंडस्ट्री का रजिस्टर होना बनता ही नहीं है तो आपने उसको अनरजिस्टर्ड में क्यों लिखा हुआ है? अच्छा है वो अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन अगर मैंने वहां लिखा रहने दिया ना, आपने जब न्यूमेरिकल का चेहरा बनाना है ना, आपने वहां से अमाउंट उठानी है, उस पर 4% लगा देना, जो कि गलत होगा। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, बाकी चीजें मैंने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को बेची हैं, इनका भी रजिस्टर होना नहीं बनता, तालीमी इदारों का रजिस्टर होना नहीं बनता। तो जब दोनों लोगों का रजिस्टर होना बनता ही नहीं है तो मेरे ख्याल में यहां से आपको 2 लाख कॉटेज वाला भी निकालना बनता है और 3.5 लाख एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाला निकालना भी बनता है, और इनको आपको उठा के यहां पे लिखना पड़ेगा। सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री कितनी है सर? 2 लाख, और तालीमी इदारों को 3.5 लाख, ऐसे ही है। इन दोनों को उठा के इधर लिख दें, और लिखने की वजह बिकॉज दे आर नॉट लायबल टू बी रजिस्टर्ड। सर उसने कहा है रिमेनिंग, ये लिखा हुआ है 5.5 लाख टोटल अनरजिस्टर्ड है, 2 लाख चली गई कॉटेज को, रेस्ट ऑफ द गुड्स वर सोल्ड, तो रेस्ट 3.5 ही बचा ना, तो 5.5 में से 2 कॉटेज का और रेस्ट 3.5 एजुकेशनल का। ठीक हो गया? ओके सर, आगे चलते हैं। A credit note for rupees 1 lakh was issued by JA to a customer on reduction of sale price। नहीं सर, सेल प्राइस हमने कम कर दी। कुछ याद आया? कौन क्रेडिट नोट इशू करता है? जो सेलर होता है, सेलर ही करता है ना, आउटपुट कम हो रहा है कि कस्टमर करता है? दोनों करते हैं। चौथा सिनेरियो है ना, चौथा सिनेरियो था, दोनों इशू करते हैं। द गुड्स वर सोल्ड इन नवंबर 16। सर इस नोट को इशू करने के नतीजे में सेल प्राइस कम हो रही है। वो बोले अगर सेल प्राइस कम हो रही है तो आउटपुट भी कम हो रहा है, हुकूमत का फायदा, हुकूमत का नुकसान। नुकसान 180 दिन की लिमिट होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, 180 दिन की लिमिट बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन सर ये ना चीजें नवंबर में गई थी और हम अभी फरवरी में बैठे हुए हैं, तो अभी 4 महीने हुए, 180 दिन तो पूरे नहीं हुए होंगे, तो इसका मतलब है ये नोट इशू हो सकता है। याद आया 180 दिन की लिमिट थी, आप 180 दिन के अंदर नोट इशू कर सकते हैं, 180 दिन से ज्यादा नोट इशू नहीं कर सकते। तो सर जी जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल में ये सेल में कमी है, वो बोले तो इसका मतलब है मुझे अपनी वर्किंग 3 के रजिस्टर्ड में सेल्स में क्या करना पड़ेगा? कमी करनी पड़ेगी 1 लाख से। पहले सेल की थी, बाद में सेल में कमी हो गई, तो सर हमने कमी कर दी। ऑल ओके? वो कोई हाँ ना तो किया था? हाँ ना। टैक्सेबल गुड्स परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर, 3 मिलियन की बात हो रही है, वो देखें वो वर्किंग 1 में लिखा हुआ 3 मिलियन, इसमें शामिल है A new electronic cash register purchase for rupees 2 lakh which was commissioned। सर इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर क्या इसमें इनपुट मिलेगा? सेक्शन 8 याद करें, ये एक वाहिद फिक्स्ड एसेट है मशीनरी के अलावा जिस पे आपको इनपुट मिल जाता है। तो सर ठीक है सर, इस पे हम इनपुट ले लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम बताऊं क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये परचेज में शामिल है, इसको वहां से उठा के फिक्स्ड एसेट में लाना होगा। सर 2 लाख माइनस करें और यहां लिखें इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इधर लिखें जी 2 लाख। ठीक हो गया? वो सही है भाई, आगे चलें। फिर सेल्स के अंदर शामिल है जी ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ ₹50,000 परचेज फॉर द वेयर हाउस एंड एन AC 30,000। सर इस पे इनपुट मिलेगा? नहीं सर, आउटपुट ही नहीं है इन पे, ये इस्तेमाल के लिए है। ठीक होगी बात? तो सर बस जबरदस्त। अच्छा वैसे एक बात हो सकती है,
हो सकता है कि मैंने ये बनाए हो और इस्तेमाल किए हो। याद है सप्लाई की डेफिनेशन, चीजें बनाकर अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो सप्लाई है। याद है आपको? तो सर हम काम क्या कर रहे हैं, हम मल्टीपल बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन ना असल में बात ये लिखी हुई है परचेज्ड। आया नजर? तो इसका मतलब है ये बनाकर बिजनेस में इस्तेमाल नहीं की गई, ये खरीद कर की गई हैं। और अगर चीजें खरीद कर इस्तेमाल की जाए ना तो वो सेल होती है और ना ही उस पर इनपुट होता है। तो सर 50 और 30 80,000 निकालें यहां से 80,000 निकाल दें और आप यहां पे लिखें जी ऑफिस इक्विपमेंट डैश, कोई इनपुट नहीं मिलेगा इस पे। ओके जी। फिर वो कहता है जी एन अमाउंट ऑफ 30,000, ये भी शामिल है जी इसके अंदर। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। हाउएवर ओनली 30% ऑफ द गुड्स वर सप्लाइड ड्यूरिंग फरवरी फॉर विच सेल्स टैक्स इनवॉइस हैज बीन इशूड। भाई कहते हैं 30,000 रुपए की चीजें आपको सेल की गई, लेकिन इसमें से सिर्फ 30% आपको सप्लाई हुई थी, बाकी सप्लाई ही नहीं हुई। नहीं सॉरी, सप्लाई सारी हो गई है, इनवॉइस सिर्फ 30% की है। तो क्या करूं सर? जिसकी इनवॉइस नहीं है उसका तो इनपुट मिल ही नहीं सकता। याद है कंडीशंस फॉर इनपुट में, उसका तो हमें इनपुट मिल ही नहीं सकता। तो सर जबरदस्त हो गया। मेरे ख्याल में 30,000 में से 30% अलाउड है, पड़ा रहने दे अंदर। जो 70% है ना, जो गालिबन 21,000 बनता है, उसको निकाल दें, उस पर आपको इनपुट नहीं मिलेगा। ओके, तो सर 21,000 हम यहां से निकालने लगे, माइनस 21,000 और लिखें जी सेल्स टैक्स इनवॉइस नॉट अवेलेबल। आगे चलिए। फिर शामिल है इसमें वायर्स एंड केबल्स ऑफ ₹50,000 एंड इलेक्ट्रिकल एंड सैनिटरी फिटिंग्स ऑफ 90,000। दीज आइटम्स वर यूज इन द रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इनपुट मिलेगा? नहीं मिलेगा सर। गुड्स परमानेंटली अटैच पे इनपुट नहीं मिलता, तो सर 50 भी निकल जाएगा और 90 भी निकल जाएगा। ओके, हम इंतजार करने वालों में से हैं। 1,40,000 माइनस करें, रेनोवेशन डैश ऑल इनपुट्स आर बीइंग डिसअलाउड। ओके, एक्सपोर्ट्स कितनी है जी? 1,00,000 की। वो लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है एक्सपोर्ट्स इंक्लूड सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स ऑफ ₹20,000 टू अ रिटेलर इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। सर जी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन ना पाकिस्तान में कुछ इलाके बने हुए हैं, ठीक है, जहां पे ना एक्सपोर्टर्स मौजूद होते हैं, यानी जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना वो लोग यहां पर मौजूद होते हैं। हमारे ना कानून में लिखा हुआ है कि अगर आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में मौजूद मैन्युफैक्चरर को सेल करेंगे ना, आप यहां पे मौजूद मैन्युफैक्चरर को सेल करेंगे तो ये जीरो रेटेड है। ये जीरो रेटेड है, ये लिखा हुआ है कानून में, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन उसने बात छेड़ दी है। अच्छा, अगर यहां पे रिटेलर होगा ना और इसको सेल करेंगे तो ये जीरो रेटेड नहीं है, ये 18% है। ये 18% है। बात समझ आई? ये कानून में लिखा हुआ है। मैन्युफैक्चरर को सेल करने पे 0% क्यों है? सर चीजें बना रहा है सर, वो उसने आगे एक्सपोर्ट करनी है, डॉलर मुल्क में लेकर आने हैं, फायदा है बहुत ज्यादा। रिटेलर दुकान खोल के बैठा हुआ है, वो कौन सी एक्सपोर्ट कर रहा है, उसको फायदा नहीं है। तो यही बात वो यहां पे कर रहा है कि आपने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में एक रिटेलर को सेल कर दी 20,000 की और आपने उसको जीरो रेटेड में डाला हुआ। ये तो गलत बात हो गई ना। इस पे जीरो रेटेड नहीं होगा, इस पे पूरा 18% होगा। क्या ये बात समझ आ गई? तो इस 20,000 को यहां पे पड़ा रहने देना गलत है। इसको यहां से आप निकालेंगे और यहां पे लिखेंगे गुड्स सोल्ड टू रिटेलर 20,000। ठीक है जी, दिस इज नॉट जीरो रेटेड। ठीक है जी। exempt supplies include distribution of free sample of exempt goods among the vendors, value of such goods। सर exempt supplies वो नीचे लिखी हुई हैं, 50 की है, कितने की है? 50 की है शायद। इसके अंदर 10,000 रुपए की चीजें ऐसी हैं जो कि exempt गुड के फ्री सैंपल है। फ्री सैंपल सेल है, याद है पिछले सवाल में डिस्कस किया था।
कि फ्री सैंपल सेल है, वो याद है कि नहीं? ये 2-3 सवाल पहले बात हुई है। फ्री सैंपल इज अ सेल, बिल्कुल एक बात मान ली। दूसरी बात, अगर सेल है तो वर्किंग 3 में आएगी, एक्सपोर्ट में आएगी कि एग्जेम्प्ट में आएगी? सर जब गुड्स ही एग्जेम्प्ट है तो फिर एग्जेम्प्ट में ही आएंगी ना। तो जहां पड़ी है पड़ी रहने दें, ठीक ही पड़ी हुई है, ठीक है, एग्जेम्प्ट में पड़ी है, एग्जेम्प्ट में पड़ी रहने दें। वो सही है यार। अब बोंतरे पे क्यों बैठे हुए सारे से? खैर है, ओके है, अच्छा परेशान तो नहीं हो रहे? बस रह गए 4-5 दिन और बर्दाश्त कर लें, बस फिर मेरी छुट्टियां शुरू हैं। आप ऐसे ही करना था, ओके? मैं बसंत के लिए गुड्डे ढूंढूंगा, आप जरा किताबें वगैरह ढूंढिएगा, ठीक है? आप भी जो किताबें अब खरीद लें, मेरे ख्याल में अब समय आ गया है किताबें खरीदने का। अ मशीन कॉस्टिंग 50,000 इज इंपोर्टेड। माशाल्लाह, ये देखें, एक मशीन आई है 50 की, लेकिन कहां पे इस्तेमाल हुई है? सर ये किसी एक के लिए है कि सबके लिए है? छोड़ दें, साइड पर रखें, अभी ऊपर पैकिंग मटेरियल भी छोड़ के आए, इसको भी छोड़ दें। क्या करना है अभी देख लेते हैं। आपने सिर्फ कॉमन इनपुट उठाना है। सेल्स टैक्स क्रेडिट ब्रॉड फॉरवर्ड फ्रॉम जनवरी, ये तो आपको पता है न्यूमेरिकल के फेस पे आ जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ना इशू है, इसके अंदर इशू है, इसको ना बाद में देखते हैं। अभी जब न्यूमेरिकल का चेहरा बनाते हैं ना, तो इसको देख लेते हैं कि इसका करना क्या है। मेरे ख्याल में सवाल यहां पर अब कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं इसको क्लोज। कैलकुलेटर सर आपके पास अगर होना तो क्या ही बात है। ये हो गया 0, ये हो गया 550। सर जी जरा टोटल तो कर दीजिएगा। अच्छा, टोटल कौन कर रहा है? मेरा भाई कर रहा है। 12,60,000 डर ही लगता है सर, जरा कुछ चेक चुक कर लिया करें। अच्छा, वो भी कौन कर रहा है? माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। किधर थे तुम 3 दिन? घर गया हुआ था। 12,60,000, ओके। अब प्लीज खामोशी। एक्सपोर्ट्स हो गई 80,000 की और ये हो गई 50,000 की। सर एक दफा रीवेरीफाई कर लें, ऑल ओके है? 12,60, 13,10, 13,90 13,90 की टोटल सेल है। ठीक हो गया, सब अच्छा है, ओके। इधर आ जाए, इसको सॉल्व करें और 18% लगाएं प्लीज। प्लीज खामोशी, जल्दी करें। 460 टोटल ये हो गया, इस पे 18% लगाइए तो 36,000 बनेगा। सही आंसर आ रहा है? ओके, ले सर, ये आ गया 460,620 और ये आ गया 36,000। सर अपोर्शन कर दें मुझे जल्दी से, 6 नंबर मुझे लिख के बता दें। जी जी सर, ये क्या अमाउंट आती है ये बता दें। ये क्या आता है आंसर? मैं जाऊं फिर? ये क्या है? 417,540। जी ये बता दें। 26,265, ये बता दें। 16,569, ओके, ये बता दीजिए। बहुत पढ़ा है, बहुत पढ़ा है। वो जिनके साथ बैठे थे फारग है ये। और बता, जब आप घर से होके आए हो, लौरी बकरे खाया घर से? 326, प्लीज खामोशी सर, खामोशी प्लीज। जी ये बताएं। 20 और ये बताइए। 129, ओके। ले सर, अब आपकी तवज्जो चाहिए। देखें सर, यहां तक सारी बातें बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हो गई हैं, लेकिन अब 2 चीजें रह गई हैं। एक तो सर रह गया है ये वाला,
पॉइंट नंबर 7 ये, जिसमें लिखा हुआ है कि एक मशीन है 50,000 की जो मैंने इंपोर्ट की। सर टैक्स दिया होगा, इस पे टैक्स दिया होगा ना, लेकिन ये मशीन इस्तेमाल हो गई एग्जेम्प्ट सेल में। क्या पढ़ा था सेक्शन 8 में कि अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट सेल में इस्तेमाल होगी तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, ऐसे ही है ना। तो सर हम ऐसी चीजों के लिए ना एक अलग से वर्किंग बनाते हैं। ये देखिए, ये वर्किंग वैसे ना अपोर्शनमेंट के नीचे बनती है, लेकिन जगह नहीं है तो मैं इधर बना रहा हूं वर्किंग 2.1। सर मशीन फॉर एग्जेम्प्ट कितने की है? 50,000 की। सर जरा गौर करें, प्लीज लिखना छोड़ दें। 9,000। सर ये 9,000 सिर्फ एग्जेम्प्ट में इस्तेमाल हुआ है, यानी कि इसका जो इनपुट है क्या वो यहां पे आना चाहिए? कुछ समझ आई? तो जो चीजें सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए होंगी उनको अलग से कैलकुलेट करके यहां पे लिख देंगे, उसको अपोर्शन नहीं करेंगे। अपोर्शन कर दिया तो गलत हो गया ना, तो इसको सिर्फ यहां पे हम 9,000 लिख देंगे। एक काम पूरा हो गया। अब आइए ऊपर, जो दो चीजें हमने ऊपर छोड़ी हैं, ये देखें पैकिंग मटेरियल। पैकिंग मटेरियल में 60,000 किसके लिए है? सिर्फ एग्जेम्प्ट के लिए है। आइए देखते हैं, पैकिंग मटेरियल फॉर एग्जेम्प्ट, ये जो सिर्फ एक के लिए होते हैं ना, ये बड़ा जबरदस्त है। 60,000 इंटू 18 बताएं, 10,800। सर ये 10,800 सिर्फ यहां के लिए है, ऐसे ही है? बात समझ आ रही है? ओके, ऊपर आए, यहां पे थोड़ी गड़बड़ है। सर टैक्सेबल के लिए 2 लाख है, और याद रखिएगा सर ये भी टैक्सेबल है और ये भी टैक्सेबल है। तो ये वाला 2 लाख का इनपुट सिर्फ इन दोनों में एलोकेट करना पड़ेगा, इसमें नहीं करना पड़ेगा। ओके, आइए देखते हैं। सर ये वर्किंग अब मैं यहां पे कर रहा हूं, माजरत जगह कम है। ये देखिए, अब आप लिखेंगे जी रॉ मटेरियल फॉर, ये देख लें पहले, फॉर टैक्सेबल ओनली। जी सर जी मुझे बताएं इनपुट कितना है? 2 लाख का 18%, 36,000। आपको 36,000 अपोर्शन करना है इन दोनों में। क्या तरीकेकार होगा? फॉर लोकल टैक्सेबल। सर 12,60,000 है लोकल सेल, डिवाइडेड बाय 1260 जमा 80, और कितना करना है? 36,000। सर क्या ये आंसर ऐसे ही आएगा? अगर चीज मुझे सिर्फ इन दोनों में अपोर्शन करनी है तो दिस डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल मल्टीप्लाई बाय इनपुट। तीनों में करना होता है तो तीनों के टोटल से डिवाइड कर देते हैं, तो अभी दोनों में करना है तो दोनों के टोटल से डिवाइड कर दिया। बताएं क्या आंसर आता है? 33,850। और अगर मैं आऊं फॉर एक्सपोर्ट्स, ये भी तो टैक्सेबल है, तो सर सेल होगी 80,000 डिवाइडेड बाय दोनों का टोटल मल्टीप्लाई बाय 36,000। फरमाइए। 2150 कर दें ताकि वो टोटल मैच हो जाए। ओके सर, इनको कहते हैं स्पेसिफिक इनपुट्स। ये स्पेसिफिक इनपुट्स हैं जो किसी स्पेसिफिक सेल के लिए होते हैं। ओके, 33,850 ऐड हो जाएगा यहां पे, और 2150 ऐड हो जाएगा यहां पे। ले सर जी, सवाल खत्म हो गया, बस अब चीजें पूरी हो गई। तो सर स्पेसिफिक इनपुट्स की ना वर्किंग नीचे अलग से बनेगी। ओके, उनको सिर्फ उन्हीं को एलोकेट किया जाएगा जिनके लिए वो है। बाकी कॉमन इनपुट्स वो सारे इस तरीके से पोर्शन होंगे। आइए चेहरा बनाते हैं। आउटपुट टैक्स टैक्सेबल है जी 12,60,000। बताएं इसका 18 कितना बनता है? 226 लेस करेंगे इसमें से हम इनपुट टैक्स, और ये होगा लोअर ऑफ एक्चुअल कितना है? सर इन दोनों को जरा टोटल तो कर दें, 417540 और 33,850। अब ये सारा फेस पे जाएगा एज एन एक्चुअल इनपुट जी। 451,390। ले सर जी
451390। और सर कुछ ब्रॉड फॉरवर्ड भी तो है, वो किधर गया? वो एंड पे लिखा हुआ था। आइए जी ब्रॉड फॉरवर्ड निकालते हैं। सेल्स टैक्स 245 आ रहा है जी, ये देखें। लेकिन दिस अमाउंट वाज इंक्लूसिव ऑफ इनपुट टैक्स ऑफ 1,20,000 पेड ऑन अ केमिकल विच कुड नॉट बी यूज्ड बिफोर एक्सपायरी डेट एंड वाज कॉन्सिक्वेंटली डिस्ट्रॉयड इन फरवरी 17। हाँ जी, इस ब्रॉड फॉरवर्ड के अंदर ना 1,20,000 का इनपुट ऐसे केमिकल का है जो के हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सर जी अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर क्या होगा इससे? अगर हमने डिस्ट्रॉय कर दिया तो फिर क्या होगा? तो फिर ना आउटपुट है ना इनपुट है, तो बस ठीक हो गया सर। माइनस करें इसमें से 120, तो बकाया कितना रह गया? 125। 125 पे इनपुट मिल जाएगा। फरमाइए 576390 और 90% ऑफ 226,800। बताएं जी 204 ले सर जी 204120। बताएं जी 22 लेस करेंगे इनपुट टैक्स ऑन फिक्स्ड एसेट, ये सर है 32,633। माशाल्लाह आज तो रिफंड आ गया सर। फर्दर टैक्स है कोई नहीं, फर्दर टैक्स है कोई नहीं सर, तो सेल्स टैक्स रिफंडेबल कितना बनता है? साथ है सब यहां से? ओके, सवाल खत्म नहीं हुआ। रिफंड अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स देखें ये है सर 26,510 जमा 2,150 जमा 2071। फरमाइए 30731। सवाल अभी भी खत्म नहीं हुआ। इनपुट टैक्स टू बी कैरी फॉरवर्ड। जी सर हम माइनस करने जा रहे थे 576390, कितना करने दिया गया? 204,120। बताएं सर। नहीं सर जी सवाल ये किधर जाएगा? ये सारा इनपुट ये किधर जाएगा? ठीक है सर, ऑल ओके। सवाल खत्म हुआ, सबने खत्म हो जाना है, आपने भी खत्म हो जाना है। मुझे अभी टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर नोट कीजिए और आइए लॉसेस को ज़रा 2 मिनट में फारिग करा दें। नोट कर ले मेरा भाई, 2 सवाल रह गए सेल टैक्स के पीछे। असल में बस आपको स्पेसिफिक इनपुट ही बताना था, अब अगले 2 सवालों में स्पेसिफिक इनपुट्स ही आएंगे बस। एक में तो है गालिबन, दूसरे का मुझे याद नहीं है अब। हाँ यहां से पार्ट 2 बना लें। ऑन हो गया। हेलो 92 का भी जनाब। जी सर नहीं ये फर्क है इनमें, बस छोड़ दें, वो मैंने पॉइंट इसलिए छुड़वा दिया था रिटेल टैक्स वाला, छोड़ दें उसे, अलग चीज है। अच्छा जी अब जरा पढ़ लें फिर आगे। हेलो सर इजाजत है? इजाजत। माशाल्लाह पोस्ट वाले उठ गए हैं, लाशें सो रही थी एकदम से उठ गई हैं। जी बहुत पढ़ रहा है तो वो मेरे भाई ने अन्नी मचा दिया है। क्या हुआ? कोई मसला है? जी जी जाए जाए, आपकी क्लास है, जहां दिल करे जाए। मुझे पूछ के आना चाहिए क्लास में। हाँ तो आपकी क्लास है, मेरी थोड़ी है। हाँ मैंने क्या करना है क्लासों में आके? क्यों
ये क्या मतलब, ये क्या आगे पीछे हो रहे हैं सारे अजीब, मतलब मर्जी है। ओ भाई है वे, मैं शादीशुदा हूं। आगे चलें। फॉरेन लॉसेस, प्लीज ध्यान दें इधर, प्लीज खामोशी, प्लीज खामोशी, प्लीज खामोशी। अबे चुप कर जाओ, क्या खाए हो सुबह से, एकदम से मतलब जाग गए जैसे, पता नहीं क्या होता है। फॉरेन लॉसेस, सर कल हमने लोकल लॉसेस पढ़े थे, पाकिस्तान के लॉसेस, और वो क्या था, इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रॉफिट में से किसी और हेड का लॉस माइनस नहीं हो सकता। इनकम फ्रॉम प्रॉफिट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस नहीं हो सकता। तीसरा क्या था जी, इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम, हाँ द्वैत है के का लॉस किसी और हेड में से माइनस नहीं हो सकता। और इनकम फ्रॉम बिजनेस स्पेकुलेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का लॉस अगर करंट ईयर में माइनस ना हुआ तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड होकर, अगले साल कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस होगा। 6 साल, तू 6 साल कह ले। ओके, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा, अब बात आने लगी है फॉरेन लॉसेस की। सर फॉरेन लॉसेस ना फॉरेन से होते हैं, फॉरेन से मुराद बाहर वाला फॉरेन, उर्दू वाला फॉरेन नहीं, बाहर वाला फॉरेन। तो फॉरेन लॉस बाहर के ममालिक में लॉस हो गया। मैंने मिसाल के तौर पे स्विट्जरलैंड में एक दुकान खोली हुई थी और वहां पे मुझे लॉस हो गया, क्या करूंगा उस लॉस का। फिर मैंने एक स्विट्जरलैंड में अपार्टमेंट खरीदा हुआ था, प्रॉपर्टी लॉस हो गया। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स स्विट्जरलैंड से अर्न की, गेन हो गया। ठीक है, अब ये जो अदर सोर्स का गेन है बाहर के मुल्क में, क्या उसके गेन में से बाहर के मुल्क का लॉस माइनस हो सकता है? यस सर। सर पहले एक बात सुन लीजिएगा, फिर ये बात बड़े आराम से समझ आएगी। सर फॉरेन लॉसेस और लोकल पाकिस्तान लॉसेस अलग अलग हैं, इनको मिक्स नहीं करना। अगर इनकम फ्रॉम बिजनेस पाकिस्तान में लॉस है और इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन लॉस है, ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। पहली बात तो ये ज़हन में रखनी है, वो अलग ये अलग, टोटल नहीं करना। पाकिस्तान में 100 का लॉस, बाहर 50 का लॉस, ये 150 का लॉस नहीं है, ये अलग अलग है। एक बात तय हो गई? ओके भाई जी, फॉरेन लॉसेस पाकिस्तान की इनकम्स प्रॉफिट्स में से एडजस्ट नहीं करना। वो सर जब हैं ही अलग तो कैसे एडजस्ट करेंगे आप? तो फॉरेन लॉसेस आपने पाकिस्तान सोर्स इनकम में से एडजस्ट नहीं करना है। ठीक होगी बात? अच्छा, ये भी बात खत्म हो गई। इसका मतलब है कि फॉरेन के रास्ते जुदा हैं और पाकिस्तान के रास्ते जुदा हैं, टोटल ताल्लुक ही कोई नहीं है। तो ये सवाल बिल्कुल नहीं पूछना सर पाकिस्तान में देखें फलाने हेड में प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो हम फॉरेन लॉस वहां से कर दें, नहीं करना सर, रास्ते ही जुदा जुदा हैं। ठीक है, समझ लें इन दोनों का एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हो चुका है। ओके अच्छा, अब अगली बात, अगर फॉरेन हेड में गेन आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, और किसी दूसरे फॉरेन हेड में लॉस आ जाए, क्या उनको एडजस्ट किया जा सकता है? आंसर इज नो। फॉरेन लॉसेज इज वेरी सिंपल, किसी हेड में लॉस आ गया, किसी दूसरे हेड में से एडजस्ट नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड करके सेम हेड में से माइनस करना है 6 साल तक, बस खत्म हुई बात। इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ये नहीं है कि जी फलाने के प्रॉफिट में से फलाने का लॉस तो फलाना लॉस, बैठने को तैयार नहीं है सर, कुछ नहीं है। फॉरेन लॉस कहता है भाई 6 हेड्स हैं, सैलरी में तो वैसे लॉस नहीं हो सकता, उसको तो वैसे ही बाहर निकाल दें, बाकी 5 हेड बचे। 5 हेड में अगर लॉस आ गया, किसी दूसरे हेड के प्रॉफिट में से माइनस नहीं होगा। अगर अपने हेड का प्रॉफिट है इस साल में, एडजस्ट कर लें, नहीं है अगले साल कैरी फॉरवर्ड करके सेम हेड में से माइनस कर लें। सिंपल बात है। ओके, अब पढ़ लेते हैं सर। सेम हेड में फॉरेन गेन और फॉरेन लॉस सेम हेड में हो, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन सोर्स इनकम प्रॉफिट है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन लॉस है, एडजस्ट कर लें, सेम हेड एडजस्ट हो सकता है। ओके आगे चलते हैं। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस इन डिराइविंग फॉरेन सोर्स इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम शैल बी डिडक्टेबल ओनली अगेंस्ट दैट इनकम। सर ये वो बात कर रहा है कि किसी एक हेड को कमाने का जो खर्चा होगा वो उसी हेड में से माइनस होगा, उसी हेड की इनकम में से माइनस होगा। ये बात तो हम चैप्टर 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस हेड का खर्चा उसी हेड में से माइनस। अगली बात पढ़ें, इफ एक्सपेंसेस एक्सीड द फॉरेन सोर्स इनकम अंडर हेड ऑफ इनकम। अगर एक्सपेंसेस फॉरेन इनकम से बढ़ गए, लॉस आ जाएगा। द फॉरेन लॉस शैल बी कैरिड फॉरवर्ड, आपने चुप करके कैरी फॉरवर्ड कर देना।
एंड विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट फ्यूचर इनकम अंडर दी सेम हेड 6 साल तक नेक्स्ट फॉलोइंग द टैक्स ईयर इन विच द लॉस अकर्ड, यानी जिस साल लॉस होगा उससे अगला साल पहला साल काउंट होगा। तो अगर आपको 2025 में लॉस हो गया है तो 26 पहला है, 27 दूसरा है, 28 तीसरा है, 29 चौथा है, 30 पांचवा है और 31 छठा साल है। आपका सीए मुकम्मल हो जाना चाहिए। ठीक हो गया? यस सर। ओके, हरकतें तो कहीं से नहीं लग रही। अच्छा, 2131 के 2031 क्या करेगा सीए? क्या करेंगे सीए करके आप? नहीं, मैंने कौन से झंडे गाड़ लिए सीए करके? ऐसे बस ड्रामेबाजी, कुछ भी नहीं होता सीए करके। फिर अम्मी कहती हैं दही ले आओ, लानी पड़ती है। कोई आपको क्या लगता है कुछ भी नहीं होता? फिर नई 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 मुश्किलात शुरू हो जाती हैं। छोड़े, दफा करें। द लॉ, वो तो बाद में जो थी, द लॉस ऑफ द अर्लीस्ट टैक्स ईयर शैल बी सेट ऑफ। सर पहले साल का लॉस पहले माइनस होगा ना, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि 25 का लॉस पहले माइनस होगा, फिर 26 का लॉस, फिर 27 का लॉस, क्योंकि 25 के लॉस ने पहले मर जाना है तो उसको पहले पानी पिला दें, 26 ने बाद में मरना है तो ठीक है। यार ये मैं आपको नहीं पढ़ा रहा दोबारा, ये चैप्टर 4 का पॉइंट है, खुद पढ़ें, मैं बार बार नहीं पढ़ा सकता, सॉरी। जी सर, पढ़ लिया आपने? ओके ब्रो, मुबारक हो, फॉरेन लॉसेस खत्म हो गया जी। हाँ हाँ पढ़ा रहा हूँ, अभी परेशान क्यों होता है? ये पढ़े, डब्बा पढ़े, क्लास के सजीले जवानों, ये डब्बे तुम्हारे लिए हैं। क्या हुआ? हाँ तो तुम्हारे लिए, मैंने पढ़ के क्या करना? बड़ी मुश्किल पढ़ा था, 3 दफा पढ़ा था मैंने। और पढ़ ले, हंस रहा है, शर्म नहीं आती उस्ताद की? इसीलिए तो तू तो चुप रहा है ना, 300 साल से फिर रहा है इधर उधर। जल्दी पढ़े डब्बा। तू पास ना हुआ, तू घर क्या करने गया था मेरा भाई? हेलो नजीर, घर क्या करने गए थे तू? और जो भी है, घर क्या करने गया था तू? मतलब वीकेंड है नहीं, मंडे को घर चला गया, वापस नहीं आना था? तो माशाल्लाह, जुमेरा, जुमा, हफ्ता, पीर, 4 छुट्टियां। वजह? वजह नहीं, वजह सर क्या होता है? वजह पूछ रहा हूं, वजह नहीं बता सकते। सेशन खत्म हो रहा है, भाई घर चले गए। पढ़े डब्बा, तू मिल बजरा बार, मुझे तो बताता हूँ जी। ऑल ओके? तो सर इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन लॉस को आपने पाकिस्तान सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना, आपने किसी और फॉरेन सोर्स इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट नहीं करना, और फॉरेन लॉस जो है वो सिर्फ कैरी फॉरवर्ड होगा और कैरी फॉरवर्ड होकर सेम हेड में से माइनस किया जाएगा। वो सही है? वो सही है? ओके सर, एग्जाम्पल एक मुख्तसर सी बनी हुई है, ये देख लेते हैं। डिटेल्स ऑफ मिस्टर यासिर फॉरेन सोर्स इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर टैक्स ईयर 16 एज अंडर। ले सर, बिजनेस में 50 का चार्जेबल, 70 के एक्सपेंसेस। सर मुझे तो लगता है इस हेड में ना भाई को 20 का लॉस आ गया और इस हेड में भाई को ना 10 का गेन आ गया, और मजे की बात है ये दोनों ही फॉरेन है। क्या इस 20 के लॉस को इस 10 में से एडजस्ट कर दूं? आंसर इज नो। 10 आपकी टैक्सेबल इनकम है, ये देख लें, और 20 का जो लॉस है ना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, बस खत्म हुई बात। तो मेरे ख्याल में इसमें आपको कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। ओके बस ठीक है, काफी है इतना। बाकी इसकी एग्जांपल सवाल करेंगे ना तो फिर देखेंगे। ठीक है जी? नहीं छुट्टियां भी, छुट्टी पक्की छुट्टी ना करा दो तुम्हारी। ओके ओके ब्रो, हम इंतजार करने वालों में से हैं, हम छोड़ के जाने वालों में से नहीं, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, अभी सही हो जाता। अब आखिरी पॉइंट रह गया इस चैप्टर का, बस वो खत्म करते हैं। देखते हैं, वैसे समय नहीं बचेगा क्योंकि मुझे आपको 1-2 न्यूमेरिकल भी कराने हैं, तो कल देखते हैं चैप्टर 15 या आइन क्या करना है। मेरे में चैप्टर 15 पहले करते हैं, आइन सैटरडे को डिस्कस करेंगे आखिरी क्लास में। क्या हुआ? और मसला है सारे एक जैसे इकट्ठे हो गए हैं। हाँ जी बोले सर, आप भी फरमा दें कुछ। माशाल्लाह, तू पहले ये तो पास कर ले, अगले ग्रुप में पोस्ट की क्लास है, पता नहीं मुश्किल है।
नहीं, आपने फिर से दोबारा टेक्स्ट पोस्ट में आना है। अच्छा, अगले वीक में, ओके, मुझे लगा अगले बैच में, सॉरी सर, दिल तो बिल्कुल नहीं कर रहा। कोशिश यही है कि सैटरडे को ही खत्म करूं, लेकिन मैं अभी आज के दिन में कुछ कह नहीं सकता, कोई एक आधा दिन हुआ सो हुआ। नहीं, न्यूमेरिकल तो कराने हैं, और मुझे फीलिंग आ रही है कि ना न्यूमेरिकल्स के लिए बनाना पड़ जाना है, तो देख लेंगे, कोई मसला नहीं। वो फिर यार असल में ना नए कैंपस में जाना पड़ेगा। रहने दे। आपने नए कैंपस में जाना है फेयर 1 के लिए? अच्छा ब्रो, तो मैं क्या करूं? अच्छी बात है, छुट्टी करेंगे। अब इधर ध्यान दे तू यार, तुझे डाटा की पड़ी हुई है। आगे चलें जी डॉक्टर साहब। जी, एक सेकंड खामोशी जी। 2 डिफरेंट कंट्रीज। सर, आप फ्रांस में भी बिजनेस कर रहे हैं, आप जर्मनी में भी बिजनेस कर रहे हैं, आपका सवाल ये है? सर, सेम हेड है, दोनों को टोटल कर लेंगे आप। ये एडजस्ट करना नहीं होता, ये तो सम करना होता है सर। तो पूरी दुनिया में आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस है, वो एक ही हेड है सर, टोटल करें सबको। मुल्क इररेलेवेंट है, हेड रेलेवेंट है। ठीक है सर, ओके ओके। आइए सवाल करते हैं, क्या करते हैं? अब निगाहें रहेंगी बोर्ड की तरफ, ठीक है? बस ले सर जी, सेल्स है 70 की। अबे यार, इसी के ऊपर लिखा हुआ है। सेल्स है 70 की। सर प्लीज आपके तवज्जो चाहिए, बड़ा अजीब सा टॉपिक है ये, मैं भी भूल जाता हूं। एक्सपेंसेस है 90 रुपए के, जिसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, और टैक्स डेप्रिसिएशन है 30 रुपए की। ओके, तो सही है? ओके, बस ठीक है। अब बोर्ड पे देखें, ये मिटा दूं? ओ बोले मिटा दूं कि ना मिटाऊं? नहीं बोलेंगे जी। सफा नंबर कहां पड़ी है जी? लाश इसकी वही सफा है यार। जूते ना साफ करेंगे। ओके जी, प्लीज बोर्ड पे देखें सर जी, सेल्स है हमारी 70 की। सर प्लीज खामोशी, ये ध्यान से। एक्सपेंसेस है जी हमारे कितने? 90 के। और डेप्रिसिएशन जो टैक्स वाली है, आपको कितना लॉस हो गया? आपको 50 का लॉस हो गया। ठीक हो गया, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। लेकिन इसको ना एक तरीके से और भी लिखा जा सकता है। सेल्स है जी 70 की, लेस करें एक्सपेंसेस 90 के, 20 का लॉस, लेस करें टैक्स डेप्रिसिएशन और 50 का लॉस। ऐसे भी लिखा जा सकता है। ओके सर, अगर इसको कह दिया जाए लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन और इसको कह दिया जाए लॉस आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो क्या हमें बात समझ आती है? बस लिखने का अंदाज बदला है, कॉन्सेप्ट में तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, बस ये कॉन्सेप्ट आपने ज़हन में रखना है, ये फॉर्मेट आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ये फॉर्मेट आगे हमें सवालों में काम आएगा। इसको पढ़ने का एक अंदाज भी है। सर जी, बिजनेस एक्सपेंसेस की वजह से 20 का लॉस हुआ है, ऐसे ही है। बिजनेस एक्सपेंसेस की वजह से, टैक्स डेप्रिसिएशन भी बिजनेस एक्सपेंस है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन चले थोड़ा सा कह देते हैं कि बिजनेस एक्सपेंस की वजह से 20 का लॉस है और डेप्रिसिएशन की वजह से 30 का लॉस है, और टोटल लॉस 50 हो गया। यूं बोला जा सकता है ना, बिजनेस एक्सपेंस की वजह से 20 का लॉस और टैक्स डेप्रिसिएशन की वजह से 30 का लॉस। ओके, अच्छा जी, अब यही काम हम करते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2, कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1। सर एज्यूम करें कि ये जो आपका साल था ना, ये था 2020, ये 2020 खत्म हो गया।
आपको लॉस आ गया टोटल 50 का, ठीक है, और आपको पता है ये इनकम फ्रॉम बिजनेस नॉन स्पेकुलेशन है ना, एडजस्ट नहीं हुआ तो अगले साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, हो सकता है, हो गया जी लॉस। अगले साल वो कहता है जी कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जांपल 1 फॉलोइंग इज द डेटा फॉर नेक्स्ट ईयर। ले सर, अगले साल की सेल्स भी आ गई, अगले साल के खर्चे भी आ गए, और अगले साल की टैक्स डेप्रिसिएशन भी आ गई, ओके, और अगले साल का प्रॉफिट भी आ गया। 2021 में मुझे प्रॉफिट आ गया, तो सर 21 में जो मेरे पास 35 का प्रॉफिट है, इस 35 के प्रॉफिट में से 50 का लॉस एडजस्ट करूंगा तो 35 एडजस्ट हो जाएगा, 15 फिर मजीद कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉजिक तो यही कहती है, लेकिन सर इसको ना सॉल्व करने का एक तरीका है, मैं आपके सामने पहले सॉल्व करूंगा गलत तरीके से, आपने नोट नहीं करना, उसके बाद हम उसको सही तरीके पे लेके आते हैं। ये देखिए सर जी, लॉजिक तो ये कहती है कि जब मैं 2022 में आऊंगा ना और मैं देखूंगा कि 2022 में मेरे पास सेल्स कितनी है 150, एक्सपेंसेस कितने हैं और टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है, तो कितना प्रॉफिट है। तो सर लॉजिक जो अभी तक पढ़ा वो ये कहती है कि इसको इसमें से एडजस्ट करो, टैक्सेबल इनकम को 0 करो और बकाया 15 कैरी फॉरवर्ड करो, ऐसे ही है। लेकिन सर जिंदगी को ना कुछ और ही मंजूर है, जिंदगी कहती है सर ऐसे नहीं चलता, ऐसे नहीं चलता। क्यों ऐसे नहीं चलता, हम इसको ऐसे चेक करेंगे, जिस तरह ये बनाया ये भी बना सकते हैं। ये देखें, सेल्स 150 लेस करें एक्सपेंसेस, क्या आंसर आएगा 110, लेस करें टैक्स डेप्रिसिएशन, कितना आएगा जी। तो सर अगर मैं इसको यूं लिखूं, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन, तो सर जरा फॉर्मेट इसके साथ मैच हो जाता है। तो सर मेरे ख्याल में मैंने सिर्फ अभी तक फॉर्मेट चेंज किया है, मैंने सवाल को प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन और प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन के साथ मिक्स कर दिया, बस अलग अलग कर दिया, आप समझ लें, मिक्स तो नहीं कहना चाहिए, सेग्रीगेट कर दिया। अब काम की बात सुने, ऐसा करने की वजह क्या है। सर देखें, बिजनेस में जो लॉस होता है ना वो दो वजूहात की वजह से होता है। पहली वजह बिजनेस के एक्सपेंसेस जो कि 20 का लॉस आपको नजर आ रहा है, और दूसरा डेप्रिसिएशन। सर जो लॉस बिजनेस की वजह से है वो 20 है और जो डेप्रिसिएशन की वजह से है वो 30 है। लॉ कहता है कि जो लॉस आपको डेप्रिसिएशन की वजह से हो रहा है वो अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, यानी जो 30 का लॉस है ना वो अलग है। यानी जब आपको पेपर में सवाल आएगा ना कि बिजनेस में लॉस हो गया मिसाल के तौर पे 20 लाख रुपए का, आंखें बंद करके 6 साल कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, ये एक स्टेप हम आगे चल रहे हैं। आपने पहले देखना है कि इस 20 लाख में डेप्रिसिएशन की वजह से कितना लॉस आ रहा है। सर वो आ रहा है 5 लाख, तो सर 5 लाख अनलिमिटेड टाइम तक कैरी फॉरवर्ड, 15 लाख 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड। ओके, कल तो बस अन्नेवाह पढ़ लिया था ना 6 साल, ये बात नहीं बताई थी। आज हम एक स्टेप जरा ऊपर आ गए भाई जी, बिजनेस का लॉस जो डेप्रिसिएशन की वजह से होगा अन्नेवाह कैरी फॉरवर्ड, और जो सिर्फ बिजनेस की वजह से होगा डेप्रिसिएशन निकाल के वो सिर्फ 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड। तो सर वो जो ऊपर मैंने 50 का लॉस बनाया ना और उसको 20 और 30 में तोड़ दिया है, 20 का लॉस 6 साल तक, 30 का लॉस अन्नेवाह। क्या आपको ये बात समझ आई? अब यहां तक सब साथ है ना। अब अगली लॉजिक, अब वो आपको पता है सर पहले 20 को एडजस्ट करना बनता है या 30 को एडजस्ट करना बनता है। सर पहले एडजस्ट करना पड़ता है 20 को, क्योंकि उसकी 6 साल की जिंदगी है, उसने मर जाना है, तो उसको आप पानी पहले पिला दें। हाँ, डेप्रिसिएशन अगर पिछले साल की ना भी एडजस्ट हो पाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है, वो तो अनलिमिटेड तक टाइम है ना, जब मर्जी करते रहो। 500 साल बाद हो सकता है फिरौन आज तक अपनी डेप्रिसिएशन ब्रॉड फॉरवर्ड कर रहा हो सकता है, ठीक है जी, उसकी डेप्रिसिएशन थी अनएडजस्टेड रह गई, आज तक वो कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, तो करता रहे, कोई मसला नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, अब हम इसका सोल्यूशन बनाते हैं। देखिए 2022 में क्या होगा, ये बड़े ध्यान से देखिएगा, सॉरी 21 में, आई एम सॉरी, नहीं ये सॉरी ये 21 हो गया ना, ये 21 और ये 22 में क्या होगा। सर देखिए
गलत करने लगो, सही नहीं है, नोट ना कीजिएगा सर। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन कितना बचा? 35। इसमें से लेस करूंगा पहले ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर, पहले इसका हक है ना। तो अगर मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो सर जी ये ना मिसमैच हो जाएगा। प्रॉफिट आफ्टर डेप्रीसिएशन में से लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन कैसे माइनस हो सकता है? दोनों ही बिफोर होने चाहिए, ऐसे ही है। इसीलिए उस फॉर्मेट को भी बिल्कुल वैसे ही कन्वर्ट किया कि आपको करंट ईयर की डेप्रीसिएशन भी इग्नोर करनी पड़ेगी और आपको प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन उठाना पड़ेगा ताकि लाइक वर्सेस लाइक माइनस हो। तो प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन में से सबसे पहले माइनस होगा लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन, ये पहली चीज है। अगर कुछ बचा तो दूसरी प्रायोरिटी है करंट ईयर की टैक्स डेप्रीसिएशन की, और वो कितनी है जी? 75। ठीक हो गया। अगर कुछ बचा तो तीसरी प्रॉपर्टी है, प्रायोरिटी है ब्रॉट फॉरवर्ड टैक्स डेप्रीसिएशन की, जो कि 30 है, जो कि सारी एडजस्ट नहीं हो पाएगी। टैक्सेबल इनकम आपकी कितनी हो जाएगी? 0। हां, कैरी फॉरवर्ड कर लें टैक्स डेप्रीसिएशन 30 आ रही थी सर, 30 आ रही थी। 30 में से 15 की डेप्रीसिएशन एडजस्ट होगी, 15 की कैरी फॉरवर्ड हो जाएगी, अगले सालों में देख लेंगे। तो सर हमारा फॉर्मेट अब ये बनेगा। अब जरा काम की बात सुने, लिंक होने लगी है सारी चीजें। चैप्टर 8 में इनकम फ्रॉम बिजनेस का सवाल करते थे, वर्किंग 1 बनाते थे इनकम फ्रॉम बिजनेस, अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू करते थे, तमाम खर्चे ऐड लेस करते थे तो हमारे पास इनकम फ्रॉम बिजनेस आती थी, याद है आपको? अच्छा जी, अगर आपको सवाल में लॉस नजर आ जाए ना, सवाल में लॉस नजर आ जाए तो वर्किंग 1 में हम टैक्स की डेप्रीसिएशन माइनस करते थे ना कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। टैक्स की डेप्रीसिएशन वर्किंग 1 में माइनस नहीं करनी, करेंगे सवाल, माइनस नहीं करनी जी, वो ऐड करनी है, अकाउंटिंग वाली कर देनी है। टैक्स की डेप्रीसिएशन, टैक्स की अमोर्टाइजेशन, टैक्स का इनिशियल अलाउंस से कुछ भी नहीं करना, ये सारे शामिल हैं। ये डेप्रीसिएशन, इनिशियल अलाउंस सब कैरी फॉरवर्ड होते हैं, नहीं करना माइनस। तो आपके पास वर्किंग 1 में जो इनकम फ्रॉम बिजनेस निकलेगी, क्या वो करंट ईयर का प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन नहीं होगा? ऐसे ही होगा। उसके बाद आपने उसी के नीचे, बेशक वर्किंग 1 के नीचे ही, पिछले साल का लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन माइनस कीजिएगा। कुछ बच गया तो फिर इस साल के जो टैक्स डेप्रीसिएशन आपने वर्किंग 1 में माइनस करनी थी, आपने उसके बाद माइनस करनी है। पहले लॉस एडजस्ट करना है, फिर माइनस करनी है। और अगर कुछ बचा तो फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन माइनस कीजिएगा, जो आंसर आएगा उसको चेहरे पे लेके जाएंगे। यानी पहले आप वर्किंग 1 ना शायद यहां तक छोड़ देते थे और इसको चेहरे पे ले जाते थे, लेकिन अब अगर सवाल में लॉस भी आ गया तो पहले ये 3 4 5 काम होंगे, जो बचेगा वो चेहरे पे जाएगा, या तो वो 0 होगा या फिर वो कोई अमाउंट होगी अगर प्रॉफिट बच गया तो। बात समझ आई? तो सर ये काम ऐसे हुआ करेगा। तो सर आप खुद देखें कि इसने जो सवाल किया है वो बिल्कुल ऐसे ही किया है कि उसने सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन निकाला है और उसमें से लॉस बिफोर डेप्रीसिएशन माइनस किया है, क्योंकि लाइक वर्सेस लाइक कंपैरिजन होता है, आफ्टर में से बिफोर माइनस नहीं होता। फिर करंट ईयर डेप्रीसिएशन, फिर ब्रॉट फॉरवर्ड डेप्रीसिएशन। ओके सर, ये बात थी। और ये लिखा किधर हुआ है ये देख लेते हैं, ये देखें, द लॉस ड्यू टू डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इनिशियल अलाउंस। सर क्या ये लॉस ड्यू टू डेप्रीसिएशन है 30? ओके, इस 30 को वो क्या कह रहा है? दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ, जो सेट ऑफ नहीं हो सका, इट शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस आफ्टर सेटिंग ऑफ लॉस अंडर सबसेक्शन 1। वो कहता है डेप्रीसिएशन का जो लॉस है ना वो बाद में माइनस होगा, पहले कौन सा लॉस माइनस होगा? सबसेक्शन 1 वाला। सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ है? सर ये तो बिजनेस का लॉस लिखा हुआ है, ऐसे ही है। इसका मतलब है पहली प्रायोरिटी किसकी है? बिजनेस लॉस की, फिर डेप्रीसिएशन माइनस होगा। और भाई जी अगर लॉस माइनस ना हो सका
वो कहता है इट शैल बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सो ऑन अंटिल कंप्लीटली सेट ऑफ। सो ऑन का क्या मतलब है? ताहयात, हमेशा जब तक कारोबार है करते रहे माइनस और माइनस और माइनस। और मेरे ख्याल में सर ये जरा लॉजिक सुनिएगा, बिजनेस लॉस 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है ना, तो हर साल का लॉस आपको अलग अलग हिसाब रखना पड़ेगा। ऐसे ही है, ऐसे ही है। डेप्रीसिएशन में अलग अलग हिसाब रखने की जरूरत है? जरूरत ही नहीं है, सारे नहीं कैरी फॉरवर्ड होने, अनलिमिटेड तक टोटल करते जाए। अगले साल डेप्रीसिएशन का लॉस आया, ऐड करने पिछले के लॉस में, लेकिन बिजनेस का लॉस नहीं करना क्योंकि वो 6 साल तक है, तो हर साल का हिसाब अलग अलग होगा। वो ठीक है सर जी, यही बात उसने लिखी है, द अमाउंट नॉट सेट ऑफ शैल बी एडेड इन द रेलेवेंट अमाउंट्स इन द फॉलोइंग ईयर। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर वो कहता है द डिडक्शंस रिलेटिंग टू डेप्रीसिएशन, इनिशियल अलाउंस एंड अमोर्टाइजेशन शैल बी एडजस्टेड एट लास्ट। वो कहता है ये डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस के जो खर्चे हैं ना, ये सबसे एंड पे माइनस होंगे। क्यों? ताहयात सर, आबे हयात पिया हुआ है इन्होंने। ठीक होगी बात? ये बात समझ आ गई? तो सर 99% चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, एक पॉइंट बचा है, वो अभी बस कर ही लेते हैं। वो भी यहां तक कोई सवाल है तो बताएं। एनी क्वेश्चन ब्रो? तू कर ले बातें उससे, पानी पीना है, आबे हयात नहीं है वो, पी ले यार, उससे क्यों करता है? कोई सवाल? ये ले, जग चाहिए, चाय लाया हुआ? कौन है जे? फॉरेन के केस में क्या होगा? नहीं नहीं, वो अलग है, वो अलग है, उधर कोई चक्कर नहीं है। उधर बस जो लॉस है डेप्रीसिएशन बिफोर डेट, फर्क कोई चक्कर नहीं, बस बिजनेस लॉस है, कोई अलग अलग नहीं करना, कोई डेप्रीसिएशन अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी। ये सिर्फ पाकिस्तान की बात हो रही है। पाकिस्तान जरा यूनिक लोग हैं, आप यूनिक कह लें, सैंपल कह लें, बातें की है एक ही बात है ना, यूनिक और सैंपल बस, ठीक है। मतलब एक ही है, एक जरा उस एंगल में चला जाता है, एक जरा उस एंगल में चला जाता है, दो हैं, दो एक्सट्रीम्स हैं, यूनिक है या सैंपल है, दोनों ही नहीं पाए जाते। हाँ जरा 1 मिनट और 10 सेकंड साथ वाले से गुफ्तगू कर लें, फिर आखिरी पॉइंट बताता हूं आपको, क्योंकि उसने आपको मजीद घुमा देना है। जी जी, सॉरी समझ नहीं आई? पता नहीं, ऐसी बातें नहीं करते अभी, अभी साथ वाले से गुफ्तगू करो बस, उसको बताओ कितने दुख हैं आपको। क्या चीज? स्पेकुलेशन? नॉन स्पेकुलेशन, सॉरी। स्पेकुलेशन में डेप्रिसिएशन कौन सी होती होगी? स्पेकुलेशन में मेरा नहीं ख्याल कोई डेप्रिसिएशन होती होगी जी, उसमें से हो सकती है। हाँ अच्छा, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से भी डेप्रिसिएशन नहीं हो सकती, अदर सोर्सेज में हो सकती है, लेकिन सवाल नहीं आता, सवाल बिजनेस में से ही आता है। बिल्कुल हो सकता है, अलॉन्ग विद प्लांट इजाजत है। हाँ जी, मैं कहता हूँ 2 मिनट में अगला पॉइंट करके ना, 10 मिनट है, न्यूमेरिकल तो का टाइम नहीं है, वो कल करेंगे, चैप्टर 15 कर लेते हैं, ठीक है ना? हाँ रीडिंग थोड़ी सी कर लेते हैं यार, वो 10 मिनट में हो नहीं सकता ना न्यूमेरिकल अब। 10 और नहीं ना, बाकियों की क्लासें हैं, मेरी भी क्लास है क्या होता? वो यार रह गए 4 दिन हाथ बार, फिर मेरी छुट्टियां जी, घर पे तो रोजे हैं ना, नहीं ठीक, बाहर किधर जाऊं? घर के बाहर? ओ नहीं सर, मुल्क से बाहर, मैं गरीब आदमी सर, आई एम अ पुअर मैन ब्रो, बड़ी बड़ी टिकट, बड़े पैसे लगते हैं जी। यूके के बिजनेस क्लास के टिकट, वो क्या होता है? तुम्हें ऐसी बातें सिखाता कौन है? मैंने अकेले ने जाना हो ना तो ठीक है, वो जी फाइनल क्या क्या हुआ? सॉरी, हाँ इंशाल्लाह जुलाई में, जून जुलाई में इंशाल्लाह। फिर थोड़ा सा पढ़ना है आगे मुझे ना, एक जरा सर्टिफिकेशन करनी है, वो मैं जरा कर लूँ, उसके बाद इंशाल्लाह। अभी ना मैं जरा पढ़ाई, ये सेशन क्लोज होगा ना, फिर मैंने एक पढ़ाई पढ़नी है।
इंशाल्लाह अभी तक कंफर्म है, एज ऑफ टुडे कंफर्म है। आगे अब हालात अल्लाह ही बेहतर जानता है। चलें जी, आइए वापस आए। हाँ वो तो ऑनलाइन दोनों ही होगी। अच्छा चलें आगे। ओके, एग्जाम्पल 3 पे, एग्जाम्पल 3, प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है? 2015, जब आप थे केजी में। तू कहां 3 में आ गया? तू फिरौन के दौर का है? अबे यार ये चल नहीं रहा। एक तो आप लोग नजर ऐसी लगाते हैं, पता नहीं क्या है आप लोगों को। वो ये किसकी सालगिरह है? नहीं कौन यार? तू तंग ना कर मुझे यार। जिसने सर को सताया न छेड़ो हमें। यार तू 1 मिनट रुकेगा मेरा भाई? मैं पहले इन लोगों को चुप करा लूं, ये बोली जा रहे हैं, बोलिए। इनको आज के बाद टाइम ही नहीं देना मैंने, खामोश हो जाए। अच्छा जी, एग्जाम्पल 3, सर 2015 सुबह 9 बजे 30 मिलियन नाश्ता, 30 मिलियन का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, और टैक्स डेप्रिसिएशन, सर माशाल्लाह जो काम हमने करना था उसने खुद ही करके दे दिया। हमने प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन निकालना था, उसने कहा क्यों इतनी मेहनत करोगे, मैं खुद ही बता देता हूं। 30 का प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन है, 4 की टैक्स डेप्रिसिएशन है, तो इसका मतलब है 26 इज प्रॉफिट आफ्टर डेप्रिसिएशन। ओके, अदर इंफॉर्मेशन, पिछले साल लॉस आया था बिफोर डेप्रिसिएशन। यार ये कितना अच्छा है, खुद ही सारा कुछ बताई जा रहा है। उसने खुद ही बता दिया कि लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन यानी बिजनेस की वजह से लॉस था 15 का, और जो टैक्स डेप्रिसिएशन थी ना, ब्रैकेट में छोड़े जो लिखा हुआ है, वो 8 की थी। सर ये सारा कुछ उसने प्लेट में रख के दे दिया है। भाई साहब कहते हैं टैक्सेबल इनकम निकाल दें, लॉ। अच्छा ये सारा कुछ ना इन मिनियंस है, इन मिनियंस है। अब आप बोर्ड पे देखेंगे, तूने कर लिए जूते साफ? शर्म नहीं आती? मिटा दो ये, बस आ गया ना उधर, शुरू हो गया साथी को। जी सर, जी मेरे भाई, कैच कर कैच। ओके अच्छा सर जी, सवाल ये था, सॉरी, हमने 2015 का सवाल करना है और हमने सवाल शुरू करना है प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन से। सर बोर्ड पे देखते रहिएगा, बोली जाएंगे बोली जाएंगे, चुप नहीं करेंगे। नहीं क्या खा के आते हैं सुबह। सबसे पहली प्रायोरिटी किसकी है वो देखें, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन यानी 2014 का। खुद ही बता दिया 15। सर ये इन मिनियंस है, पता है आपको? कुछ बचा? दूसरी प्रायोरिटी किसकी है? करंट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन की, यानी कि 2015 की। सर कितनी है? 4। ये ले सर 11। कुछ बच गया? तीसरी प्रायोरिटी क्या है जी? पिछले साल की टैक्स डेप्रिसिएशन कितनी है? 8। ले सर जी, ये आ गई आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस। ऑल ओके? ऑल क्या देख रहे हो उधर? कोई मसला है? कुछ बताया मैंने? कोई इशू? कोई बात? कोई पुरानी पुरानी वही बात है ना, सेम? ओके अब आइए जरा ऊपर, ये देखें। हाँ ये 2 जुमले फसाद की जड़, फसाद की जड़। इफ टैक्सेबल इनकम फॉर करंट ईयर इज इक्वल टू और मोर देन 10 मिलियन, अगर इस साल की टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे ज्यादा है। सर असल में ना ये इसकी बात कर रहा है, आफ्टर एडजस्टिंग ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन और आफ्टर एडजस्टिंग करंट ईयर टैक्स डेप्रिसिएशन। वो कहता है कि अगर ये 10 मिलियन के बराबर या उससे ज्यादा है। हमारे सवाल में है? है तो क्या मसला है? फिर ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन 8, इसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। वो कहता है ब्रॉड फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन हो, एमोर्टाइजेशन हो, इनिशियल अलाउंस हो, शैल बी सेट ऑफ अगेंस्ट
वो कहता है सारा कुछ एडजस्ट नहीं करना, इजाजत नहीं है सर, इजाजत नहीं है। लोअर ऑफ एक्चुअल 8 या फिर 50% ऑफ 11, ये 11, 50% ऑफ 11, 5.5। सर आप 5.5 एडजस्ट करेंगे, 5.5 आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी। लेकिन सर डेप्रिसिएशन तो 8 की थी, 2.5 की रह गई, कैरी फॉरवर्ड कर लो। सर तो ये काम आपने उस वक्त करना है अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 10 मिलियन या उससे ज्यादा है। जी क्या हुआ? नहीं वो मिलियन नहीं थे, वो रुपए थे, ये मिलियन है। ठीक है, आखिरी पॉइंट खत्म हुआ, ये चैप्टर भी खत्म हुआ। न्यूमेरिकल्स तो इसके रहते ही, न्यूमेरिकल भी आपको ना एओपी के 1-2 कराने हैं, बिजनेस के भी साथ ही कवर होंगे, फिर लॉसेस के कराने हैं। तो ये ना मुझे लग रहा है, अच्छा ये मैं सिर्फ पोस्ट वालों को कह रहा हूँ, प्री वालों को नहीं कह रहा। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 9 से 1:30। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूं, क्योंकि मैं पूछता सिर्फ एक से ही हूं। ओके, कोई सवाल? कोई सवाल? हाँ बस 3 दिन, उम्मीद मुझे पूरी है, उसमें काफी काम हो जाएगा हमारा, क्योंकि आज ना सेल टैक्स मेरा अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। 2 दिन चाहिए मुझे सेल्स टैक्स अगले वाले चैप्टर के लिए जो रूल्स वाला है, उसके लिए सिर्फ 2 दिन चाहिए। बाकी इनकम टैक्स तो आप कर ही रहे हैं, बाकी आप लोगों का जो पीछे बचेगा वो न्यूमेरिकल्स ही बचेंगे, तो यही करेंगे। तो इसलिए कोशिश मेरी पूरी है कि जरा 1-2 घंटे इजाफी लगा के ना, 3 दिन की बात है, सैटरडे को इसका कला कमा कर दें। हाँ तो करते रहना, पूरा फरवरी है तो सही। कहाँ मैं तुम्हें 5-6 फरवरी को छोड़ा था, कहाँ मैं तुम्हें 31 जनवरी को छोड़ रहा हूं, तो वो 5 दिन घर बैठ के याद कर लेना। इजी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स है और कुछ नहीं है। मुश्किल दिन जो है ना, सुन ले, मेरे ख्याल में आपका जुमेरात तक होगा, आज का, कल का और परसों का, जिसमें बहुत ज्यादा थ्योरी होगी। बाकी आगे जो अल्लाह को मंजूर, जाना हुआ चले जाएंगे, कोई मसला नहीं। मतलब ये नहीं है कि जी पीर मंगल हो नहीं सकता, हो जाएगा। सॉरी, वो पीछे थ्योरी है सारी उस। अच्छा सब टाइम है ना, घर बाद में करते हैं बात। ये 11:30 लड़ ली मेरे से, बड़ी मेहरबानी। और कोई सवाल? सब अच्छा है, आगे चले? नहीं मैं डिले कर सकता हूँ उसे, कोई मसला नहीं। अब ये शुरू हो जाएंगे, मेरी लॉ की क्लास है, तो मेरी फलानी क्लास है, तो मेरी ऑडिट की क्लास है, तो मेरी FR2 है। ड्रामे करा लो इनसे, ड्रामेबाज इकट्ठे हुए। मैं बात जाए यहाँ से जी, हाँ कराना है थर्सडे को अभी सेल टैक्स चल रहा है, थर्सडे को लाजमी होगा, बेफिक्र है, होगा सारा कुछ जी।